गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन टॉपिक मौलिक अधिकार। डाइट के निर्देशानुसार जो आपकी फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो होने की पूर्ण संभावना है, इसीलिए जो ऑनलाइन क्लास है उसका पुनः आरंभ किया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के अर्थ के बारे में। मौलिक अधिकार का अर्थ। जो मौलिक अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति की एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उस समाज के विकास के लिए या उन दोनों की प्रगति के लिए जो अधिकार है बहुत ही जरूरी है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियाँ पाई जाती हैं। इन शक्तियों के विकास के कारण ही किसी भी व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो कहते हैं कि जो ये अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं इनके विकास के लिए जो व्यक्ति है उसे कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, और जो इन सुविधाओं की उनको आवश्यकता पड़ती है तो वो समाज के सामने या फिर राज्य के सामने कुछ मांगे रखता है, कुछ मांग के रूप में रखता है। तो कहते हैं कि जो राज्य और समाज के द्वारा जो स्वीकृत जो मांगे होती हैं उनको ही अधिकार कहा जाता है। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकारों के अर्थ के बारे में चर्चा। आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की परिभाषाओं के बारे में। मौलिक अधिकार की परिभाषा है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो है लासिका के अनुसार। लासिका के अनुसार जो लासिका वो कहती हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो होगी पहली डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ग्रीन के अनुसार। जो ग्रीन है वो ये बात बोलते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है तथा
तथा मान्यता भी प्राप्त होती है। ठीक है। और जो थर्ड डेफिनेशन है वो है डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार जो डॉक्टर बेनी प्रसाद है वो कहते हैं कि अधिकार केवल वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल हैं। तो ये तो होगी इनकी डेफिनेशन के बारे में बात। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो है पहला जो है वो है समानता का अधिकार। जो सेकंड नंबर पे है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। जो थर्ड नंबर पे है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो फोर्थ नंबर पे है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो फिफ्थ नंबर पे है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और जो 6 नंबर पे है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में। अब जो समानता का अधिकार है, कहते हैं कि जो समानता है वो हमारे लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। समानता के अधिकार के द्वारा जो भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव व्याप्त हैं उनको इससे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये समानता का अधिकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसके लागू होने से पहले जो भारत देश है उसके विभिन्न क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। अब कहते हैं कि जो समानता का अधिकार है इसके तहत 5 अनुच्छेद हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। दूसरा है धर्म, जाति, मूल, वंश तथा स्थान के आधार पर विभेद का अंत। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राजकीय पदों की प्राप्ति के लिए सभी को अवसर की समानता। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत और जो लास्ट है वो है परंपरागत उपाधियों का अंत। तो पहले भी बात करते हैं। जो पहला है वो है कानून के समक्ष समानता। पहला कानून के समक्ष समानता। अब जो कानून के समक्ष समानता है इसमें ये कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया पहला। जो सेकंड नंबर पे है वो है धर्म, मूल, वंश, जाति। धर्म, मूल, वंश,
जाति, लिंग तथा स्थान के आधार पर विभेद का अंत अब इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को, स्थान पर या लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति के साथ जाति या धर्म के आधार पर कोई भी जो विभेद है वो नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है वो है राजकीय पदों की प्राप्ति में सभी को अवसर की समानता। अब इसमें कहा गया है कि जो अवसर की समानता है उसका अर्थ ये है सभी वर्गों को समान अवसर। अब इसमें कहा गया है कि जो राजकीय पद है उसमें सभी को अवसर की सभी प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया। आगे जो नेक्स्ट है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब जो अस्पृश्यता है या छुआछूत है उसकी जो प्रथा है वो हमारे समाज में जो भी विभिन्न प्रकार की जो असमानता है उसका ज्वलंत उदाहरण है। इस जो कहते हैं कि अस्पृश्यता का जो हमारा संविधान है उसके द्वारा जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया गया है। तो ये तो जो नेक्स्ट है वो है परंपरागत उपाधियों का अंत। परंपरागत उपाधियों का अंत। अब इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो उपाधि है वो नहीं दे सकता। सेना के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्य है वो उपाधि दे सकता है। अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो उपाधि है वो नहीं दी जा सकती। तो ये तो हो गया समानता के अधिकार के बारे में चर्चा। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। सेकंड नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 जो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी कहते हैं कि संपत्ति का उपार्जन करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। भारत में निर्बाध गति से मतलब कहीं भी बंदा आ जा सकता है उसकी स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्वक जो सम्मेलन किए जा सकते हैं उसकी स्वतंत्रता भी दी गई है। परंतु कहते हैं कि जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें जो राज्य है वो स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये तो हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। इसके जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके तहत मनुष्य के जो अवैध व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि जो महिलाएं हैं या स्त्रियों की जो तस्करी, महिलाएं और जो बालिकाओं की जो तस्करी होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके तहत जो बंधुआ मजदूरी है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और जो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके अंतर्गत जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसे किसी भी कारखाने में, खदान में या किसी भी जो खतरनाक कार्य है उसमें नहीं लगाया जा सकता। और कहते हैं कि जो बाल श्रम है
इस अधिकार के द्वारा जो बाल श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और जो शिक्षा है उसको बच्चों का जो मौलिक अधिकार है वो बनाया गया है। इसके द्वारा जो शोषण का अधिकार है, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको अधिक सार्थक या अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो ये तो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो नेक्स्ट है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकता है। कहते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उस अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया गया है कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और यह निर्णय भी ले सकता है कि उसे किस धर्म का जो पालन है वो नहीं कर सकता। तो इसमें कहते हैं बच्चे, कोई भी व्यक्ति है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किस धर्म का पालन करे और किस धर्म का पालन नहीं करे। तो कहते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत कि सभी व्यक्तियों को अपने जो भी धर्म है, जो भी वो धर्म को मानते हैं, उस धर्म का प्रचार करने का, उसके अनुसार व्यवहार करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। परंतु इस पर भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधित या फिर कोई कहते हैं कि जो नैतिकता है, इसके जो ये दोनों चीज़ें इसके आधार पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जो नेक्स्ट है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से संबंधित हो या किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसे अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और जो अपनी संस्कृति है उसको सुरक्षित करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। अब कहते हैं जो भी राजकीय संस्थान है या जो निजी संस्थान है उसमें धर्म जाति तथा लिंग के आधार पर प्रवेश से संबंधित कोई भी जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। और जब कहते हैं कि कोई भी समाज है अगर वो अपनी धर्म से संबंधित कोई भी निजी संस्थान खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है, उसको ये अधिकार दिया गया है। और कहते हैं जब इनको राजकीय अनुदान दिया जाएगा तो ये नहीं सोचा जाएगा कि ये इस धर्म का है तो इसको अनुदान दिया जाए, कि जैसे ये ना सोचा जाए कि जो ये मुस्लिम धर्म का है तो इसको अनुदान ना दिया जाए और ये हिंदू धर्म का है तो इसको अनुदान दिया जाए। कहते हैं इस प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कहते हैं कि जो उच्च न्यायालय है उससे संबंधित जो कार्य क्षेत्र है उसे भी संविधान का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखा गया है। कि कहते हैं कि इसके जो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है वो विभिन्न प्रकार के जो आलेख हैं, विभिन्न प्रकार के लेख और जो आदेश हैं वो दे सकता है। तो इसके अंतर्गत जो पहला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहते हैं कि जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी जो लेख है वो उस समय जारी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदित अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया हो। इससे संबंधित जब भी जो याचिका वो प्रस्तुत की जाती है तो जो उच्च न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है वो जारी कर सकता है। नेक्स्ट है परमादेश। अब जो ये आदेश है ये उच्च न्यायालय के द्वारा उस समय दिया जाता है, उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय जो है उसे ये लगता है कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी है वो अपने
अपने जो दायित्व, जो भी उसको कर्तव्य दिए गए हैं, जो भी दायित्व दिए गए हैं उसका निर्वहन नहीं कर रहा है, और उससे जो व्यक्ति हैं, जो विभिन्न व्यक्ति हैं, जो उनका जो मौलिक अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये तो है परमादेश। जो नेक्स्ट है वो है प्रतिषेध। अब इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई निचली अदालत है, जो निचली अदालत है वो अपने जो उसका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर किसी भी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है वो प्रतिषेध जारी करता है इसके द्वारा जो भी निचली अदालत में जो भी सुनवाई की है उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो नेक्स्ट है वो है अधिकार पंचा। अधिकार जो पंचा है उसमें जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिस पद पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो क्या करता है जो न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अधिकार पंचा जारी करता है, जिससे जो व्यक्ति है जिस पद पर वो कार्य कर रहा है, जो उसके हक में नहीं है फिर भी वो कार्य कर रहा है, तो उस पर रोक लगा दिया जाता है। जो नेक्स्ट है वो है उत्प्रेषण। अब जो उत्प्रेषण है उसमें ये बात कही गई है कि जो कोई भी निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कार्य कर रहा है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा उत्प्रेषण जारी किया जाता है। तो ये आपके हो गए मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मौलिक अधिकार के अर्थ के बारे में चर्चा की है, फिर उसकी परिभाषाओं के बारे में, और फिर जो उसके जो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है उसके बारे में चर्चा गई है। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।